स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आत्मकथ्य का जो तीसरा पार्ट है, जिसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी बता रहे होते हैं कि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, फिर मैं आत्मकथा लिखूं क्यों। दूसरे पार्ट में आपने देखा, उसमें अब उन्होंने अपने पत्नी के बारे में बताया कि जब उनके जीवन में सुख के क्षण आए भी तो कैसे वे चले गए, और वो बार बार अपने कवि मित्रों को मना कर रहे थे कि मैं आत्मकथा क्यों लिखूं। ऐसी क्या बातें हैं जिसको लिखने के लिए मुझे आप ना दबाव बना रहे हैं। अमूमन जो आत्मकथा होती है उसको देख करके लोग केवल मजाक ही बनाते हैं। आज तक किसी ने कोई प्रेरणा नहीं ली है, और फिर यदि कोई प्रेरणा वाली बात रहे तब तो मैं आत्मकथा लिखूं। मेरी जो आत्मकथा है, जो मेरे जीवन की यात्रा है, इसमें केवल और केवल दुख की ही बातें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि कोई प्रेरित हो सके, फिर मैं क्यों लिखूं। लेकिन उन्होंने लिखना जब शुरू किया, लिखते समय उन्होंने अपने मन की बातें बताई, और उसमें उन्होंने केवल अपने पत्नी के साथ बिताए हुए जो उनके खुशी के क्षण थे उसको ही उन्होंने बताया कि यही मेरे जीवन में एक सुखद अनुभव था, बाकी आज तक हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अभी तक पिछले वीडियो में आपने पत्नी के साथ बिताए हुए क्षणों को सुना और उसकी व्याख्या जानी। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कैसे वो अपनी पत्नी के सौंदर्य का बखान करते हुए बता रहे हैं कि क्या कुछ अच्छाइयां थी, और जिसकी वजह से वे उन पलों को अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक, आइए क्लास को शुरू करते हैं, फिर एक एक करके सब बातों को जानते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको पढ़ करके बता दूं कि इसमें क्या है। तो वो पंक्तियां पढ़ता हूं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, या क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन कथा। यहां पर ये जिसके अपनी पत्नी की बातों के लिए प्रयोग किए हैं कि वो अपनी पत्नी को याद करते हुए बता रहे हैं। अरुण का मतलब लाल रंग से होता है, और ये जो लाल रंग है ये सूर्योदय के समय जो सूर्य की लालिमा होती है उस समय के लिए अरुण शब्द का प्रयोग है। सिंदूर का हाँ, सिंदूर सिंदूर एक लाल वाला आता है, तो कुछ वैसी लालिमा। ठीक, कपोलो ये गाल के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, इसका अर्थ गाल होता है। यहाँ पर वे अपनी पत्नी की सुंदरता को बता रहे हैं, सौंदर्य का बखान कर रहे हैं कि मत वाली सुंदर छाया में। अपने पत्नी के सौंदर्य का बखान करते हुए ये बता रहे हैं कौन, कवि, कि मुझे तो केवल और केवल उसके वही रूप याद हैं। इसके अपने पत्नी के। अभी तक इन्होंने कहा मैं क्या लिखूं जो मेरे जीवन में अच्छा हुआ है। अच्छी बातों को बताने के लिए इन्होंने पत्नी के साथ बिताए हुए क्षण को बताया। तो उस क्षण को ये जब याद करते हैं तो इन्हें अपने पत्नी की वो छवि याद आती है, और वो छवि कैसी थी उसके लिए बता रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। इनके पत्नी के सौंदर्य को ये बताते हुए बता रहे हैं कि उनके गाल इतने लाल थे, मतलब अब लाल होने का मतलब सुंदर थे। ठीक है ना। अनुरागनी उषा लेती, अनुरागनी, अनुराग मतलब प्रेम होता है, और अनुरागनी का मतलब हुआ प्रेम से भरा हुआ। उषा सूर्य जो है ये सुबह का समय होता है। ठीक है ना, सूर्योदय का। लेती थी निज मतलब अपना, सुहाग ये स्त्रियों के लिए एक अवस्था होती है, सौंदर्य ज्यादा होता है उस समय। ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं सौभाग्य। मधुमाया प्रेम से भरी हुई। बता रहे हैं कि इनकी जो पत्नी थी उसके चेहरे की लालिमा इतनी थी कि ऐसा लगता था कि उसके चेहरे की लालिमा से सूर्योदय जो है वह का जो दृश्य है, सूर्योदय इनकी पत्नी की लालिमा से ही जो लाल वाला दृश्य बनता है वो बन रहा है। अतिशयोक्ति है यहाँ पर।
इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इन्होंने बताया कि इनके पत्नी का सौंदर्य इतना ज्यादा था कि ऐसा लगता था कि इनकी पत्नी की सुंदरता से ही सुबह की जो सुंदरता है, सुबह के समय की जो लालिमा है सूर्योदय की, वह पत्नी की सुंदरता से ही ली गई है। इनके पत्नी के गाल की जो लालिमा थी वह ठीक वैसे ही है जैसे कि सूर्योदय के समय की जो लालिमा होती है। ध्यान ये रखेंगे कि सूर्योदय के समय की लालिमा को इन्होंने पत्नी के सौंदर्य से बताया है, ठीक है ना। सूर्योदय के समय की जो सुंदरता है वो इनके पत्नी के जो रूप है उसकी सुंदरता से, ठीक है ना। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, ये अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं कि उसी की याद जो है, स्मृति मतलब याद, पाथे का मतलब होता है सहारा, ठीक है ना। पथिक का जो मार्ग प्रशस्त करे वो पाथे, ठीक है ना। बनी है थके पथिक की पंथा की, ठीक है ना। उसकी जो यादें हैं, किसकी, इनके पत्नी की, कवि के पत्नी की जो याद है, और वो याद कौन सी है, सुंदरता वाली, वही बात, वही पत्नी की याद ही है जो इनके दुख के, जीवन के जो दुख भरे क्षण हैं, जिसमें कवि हार चुका है, थक चुका है, आगे नहीं जाना चाहता है, वो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इनको थोड़ा सा स्मृति पाथे का मतलब मार्ग प्रशस्त करने वाला, पाथे मतलब मार्ग प्रशस्त करने वाला सहारा, ठीक है ना। स्मृति मतलब याद, तो इनकी उनकी जो याद है वही इनके आगे चलने के लिए सहारा बन रही है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सीवन को उधेड़ कर, सीवन मतलब सिला हुआ, उधेड़ कर देखोगे, ठीक है ना, क्यों मेरी कंथा की। ध्यान रखेंगे ये सीवन सिलाई की हुई की बात है, और ये कंथा की, कंथा की गांवों में एक कथरी होती है, गुदड़ी जिसको बोला जाता है। यदि वो कैसे बनाई गई है ये जानना है तो उसकी सिलाई को उधेड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा किन किन पदार्थों से मिलकर के वो गुदड़ी और कथरी बनाई गई है। वैसे ही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मेरे जीवन रूपी कंथा है, जो उनकी जो जीवन रूपी उनकी वो गद्दा कह दीजिए आप, डल्लभ जो यूज करते हैं, पहले डल्लभ वल्लभ नहीं चलता था ना, पहले गुदड़ी चलती थी, तो वही कह रहे हैं कि जो इनका जीवन रूपी गद्दा है, जो जीवन रूपी कथरी है, गुदड़ी है, क्या उसको उधेड़ करके, उसकी सिलाई को उधेड़ करके खोल करके देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, बता रहे हैं मेरा जीवन छोटा है और उस छोटे से जीवन में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिर मैं कहूं क्या। अब फिर से आ जाते हैं अपने कवि मित्रों से, बता रहे हैं आखिर आपने मुझे इतना दबाव बनाया, मुझे आप परेशान किए लिखने के लिए कि आप आत्मकथा लिखिए, मैं लिख रहा हूं, लेकिन लिखूं क्या, क्या वही जो मेरी जीवन रूपी कथड़ी छोटी सी है आप उसको उधेड़ करके देखना चाहते हैं, दुख भरा हुआ है, या फिर जो मेरे जीवन में छोटा सा मेरा जीवन जो कि दुख से भरा है, फिर क्या करूं। इसके बाद, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मेरे लिए अच्छी बात यह नहीं होगी कि मैं जो और लोगों की बातें सुनता हूं, दूसरों की बातें सुनता हूं, मैं खुद चुप हो जाऊं और अपनी बातें ना बताऊं। लेकिन फिर आगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। आखिर क्या आप मेरी जो आत्मकथा है उसको सुनने के बाद कुछ भलाई करोगे, कुछ अच्छा करोगे मेरे लिए, जो मेरे दुख के क्षण हैं। फिर आगे, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। लेकिन अभी समय नहीं है, अभी मेरी जो मौन व्यथा है वो सोई हुई है, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये इसकी पूरी व्याख्या हुई। जब एक बार में हम बताएंगे तब क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन के क्षणों को अपने जीवन के क्षण को बताते हुए, उन क्षणों को बताते हुए जिसमें उन्होंने सुखद अनुभव किया था, वे बता रहे हैं
कि जब थोड़े समय के लिए भी मेरे जीवन में सुख आया तो पत्नी छोड़ करके चली गई, उसी के जो साथ बिताए गए पल हैं वही मुझे याद हैं, वही स्मृतियां ही मेरे दिमाग में शेष बची हुई हैं। और वे स्मृतियां कैसी हैं? सौंदर्य का बखान करते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्योदय की जो लालिमा होती है, वो लालिमा मेरे पत्नी का जो सौंदर्य था, जो रूप था, जो रूप का सौंदर्य था, वो ऐसा लगता था कि जैसे पत्नी की सुंदरता से ही सुबह के सूर्योदय के लालिमा का जो दृश्य बनता है वो वहीं से बना है। ये बताते हुए कह रहे हैं कि यही यादगार पल है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही मेरे जीवन में शेष बचा हुआ है, बाकी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन छोटा सा है जो कि दुख से भरा हुआ है। और फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं उन दुख के क्षणों को लिखूं? क्या आप उनको ही जानना चाहते हैं? आखिर क्यों आप मेरे जीवन रूपी गुदड़ी जो कि दुख से भरी हुई है उसकी सिलाई को उधेड़ करके देखना चाहते हैं, मेरे दुख को और उभारना चाहते हैं? आखिर भला क्यों? और यदि आप देखेंगे तो क्या उसको देख करके आप मेरी भलाई करना चाहेंगे, मेरा कुछ हित करेंगे, मेरा कोई हित चाहेंगे? यदि नहीं तो फिर जो मेरी सोई हुई दुख की व्यथा, दुख है, जो मेरी पीड़ा है, उसको आप सोया रहने दीजिए। वैसे ही क्यों आप उसको जगा रहे हैं? क्यों आप मुझे और पीड़ा देने के लिए उसको आगे ला रहे हैं, मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं? मैं कविता आखिर क्यों लिखूं? मैं आत्मकथा क्यों लिखूं? ठीक, ये इसकी पूरी व्याख्या हुई। अभी आपको मैंने जो पढ़ाया उसका जो भावार्थ है वो ये है, कवि नहीं चाहते कि कोई भी उनके अंतर मन में झांक करके देखे, क्योंकि वहां तो कवि ने सिर्फ अपनी मधुर पुरानी यादों को संजो करके रखा है। कवि के अनुसार उनके जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए। बिल्कुल कवि नहीं चाहता है कि वह जिनको संजो करके रखा है, और वो हमने आपको बताया कि केवल वो दो ही बातें संजो करके रखा है जीवन में, उसके लिए केवल यही सुख के क्षण थे, एक पत्नी के साथ बिताए हुए पल और दूसरा पत्नी की सुंदरता, जिसको याद करके वो थोड़ा सा खुश होता है, बाकी और कुछ नहीं है उसके जीवन में। ठीक है ना? अभी हमने जो आपको पढ़ाया उसका भी आपको लिखित रूप में व्याख्या और उस मिल जाएगा। ठीक है ना? और अभी हम जान लेते हैं काव्य सौंदर्य की बात। और काव्य सौंदर्य में हम जैसे कि आपको बताते आए हैं कि सबसे पहले हम काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य की बात करते हैं, फिर शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। भाव सौंदर्य में हम बताते हैं किस भाव के तहत एक कविता लिखी गई है। ठीक है ना? तो इसमें जो कविता का भाव है वह अपने पत्नी के साथ, अपनी पत्नी की सुंदर यादों को संयोज करके रखने का भाव है, जिसे कभी किसी के सामने लाना नहीं चाहता है। ठीक है ना? शिल्प सौंदर्य में जब हम बात करेंगे शिल्प सौंदर्य की बात, तो भाषा सरल और सहज है, आसानी से समझने योग्य है, गीतात्मक शैली में लिखा गया है, मन की व्यथा बताई गई है। छाया में मधुमाया में पंथा की कंथा की, आज कहूं मौन रहूं आत्मकथा मौन व्यथा, तुकांत शब्द आए हैं, तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब अलंकार की बात कर लेते हैं। अलंकार को जब हम ढूंढेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ये जो अति संयोक्ति है यहाँ पर, इन्होंने, आप देखते होंगे सुबह का जो दृश्य होता है वो एकदम सूर्योदय का लाल हो जाता है। इन्होंने कहा कि जो सूर्योदय के समय का लाल का दृश्य है वो उनकी पत्नी की जो सुंदरता थी, जो उनके पत्नी के सुंदर सुंदर गाल थे वो इतने लाल थे कि उन्हीं से सुबह की सुंदरता बन रही है। इसका मतलब यहाँ बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, यहाँ अति संयोक्ति है, मानवीकरण अलंकार भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद स्मृति पाथय में रूपक अलंकार है। ठीक, इसका आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर और देखेंगे, अभी समय भी नहीं
थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे आत्मकथा मौन व्यथा, ठीक है ना, दोनों एक जैसे ही प्रयोग किए गए हैं। तो आप इसको बता सकते हैं, यहाँ पर ध्वनि का जो है वह ध्वनि की आवृत्ति हुई है, ठीक है ना। ये शिल्प सौंदर्य पूरा हुआ। ठीक, अब हमने आपको जो पढ़ाया ना बेटा, इसका जो आपको लिखित रूप है, ये अभी मैं आपके सामने यहाँ पर ला देता हूं, जिससे कि आपको समस्या ना हो। ठीक, ये उसका लिखित रूप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, ठीक। इसके बाद इसका जो शिल्प सौंदर्य है, ये यहाँ आपके सामने शिल्प सौंदर्य भी है। ये थके पथिक की पंथा, इसमें अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना, और रूपक अलंकार स्मृति पाठ है, ठीक है ना। ये काव्य सौंदर्य पूरा हुआ। अभी आपने व्याख्या देखी ही। ठीक, इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आप पाएंगे इसी पाठ का प्रश्नोत्तर। इसके साथ साथ आपको एक बात और भी बताते चलें, बाकी इसी का जो पार्ट 1 पार्ट 2 आपने अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से भी विजिट करके आप पा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक, इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। इसके साथ साथ आपको एक बात और बताते चलें, अगले वीडियो में आप देखेंगे, उसमें एक बात और पाएंगे, बिंब और रेखा चित्र की बात आपको बताएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ठीक।